Last time we have to discuss about the function of statistics, and the function of statistics we have been discuss about these things, and that हमने इसको जो है वो कवर किया था कि फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं। कलेक्टिंग डेटा होता है इन अ सिस्टमेटिकल मैनर के अंदर होता है, प्रेजेंट करते हैं डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल में, चार्ट में, डायग्राम में। इसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि चार्ट क्या होता है, टेबल क्या होता है, डायग्राम्स क्या होती हैं। इस पे बहुत हमने फोकस किया था। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो हमने काम किया था वो काम हमारे पास आया था कंपैरिजन ऑफ डेटा। डेटा को कंपेयर किस तरह करते हैं, हम कौन से डायग्राम यूज करते हैं, ये भी हमने अपने इस टॉपिक में कवर किया था। ठीक है ना। फिर ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंक्लूड किस तरह से करते हैं, उसका ड्रॉ, उसको कह रहे हैं ड्रॉ करो। ड्रॉ का मतलब क्या हो गया कि आपको जो कोई चीज बनानी है, कैलकुलेट नहीं करनी। ड्रॉ का मतलब क्या हुआ, आपको कोई चीज बनानी है, कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ का बात ये हो गई। फिर टूल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज, मैंने कहा था कंपैरिजन ऑफ डाटा के अंदर हम जो टूल यूज करेंगे वो कौन सा करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम यूज करते हैं। तो उसका मतलब साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज के लिए हम जो साइंटिस्ट होते हैं वो टूल जो अप्लाई करते हैं वो कौन सा अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला बनाते हैं हर टॉपिक के लिए। तो these are the functions of statistics which had been discussed about the topic of function of statistics। और लास्ट पॉइंट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इस पे तो हमने बहुत लंबी डिबेट की थी। ठीक है ना। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया था। तो दैट वाज द लास्ट क्लास ऑफ ऑन दिस टॉपिक। ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट characteristics of statistics. What is mean by characteristic? क्या मतलब होता है किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए, इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? खुसूसियात। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही प्रेजेंट किया आपने। तो इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो, उसकी क्या खुसूसियत है, मतलब कि डेली लाइफ के अंदर और इन फ्यूचर में इन एप्लीकेशन बेस, यानी मतलब कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो क्या होती है, उसके लिए टूल्स बन जाती है ना। तो उसके टूल्स बन जाते हैं, वो आपको उसकी खुसूसियत बता देती हैं। ठीक है ना। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The first point of characteristic is this, that statistics are aggregates of facts। aggregates of facts क्या मतलब हुआ इसका, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट करता है किसी भी फैक्ट्स को। इसमें एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब किस तरह से हम बताएं? हम्म स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट पे बेस करता है। स्टैटिस्टिक्स वो जो भी आपका फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो आप क्या करते हो, वो आप जो है वो आप उसको एग्रीगेट करके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि एवरेज पे काम होता है। जो भी काम होता है वो किस पे होता है, एवरेज पे काम होता है। ठीक है ना। इंडिविजुअली काम नहीं होता। हम जो काम करते हैं उस पे एग्रीगेट्स पे काम करते हैं, हम इंडिविजुअली काम नहीं करते। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स से दूसरा पॉइंट निकलता है। मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर हम इंडिविजुअली काम नहीं करते और सैंपल के थ्रू काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो हमारी जो कॉस्ट होगी, वो क्या, हमारा जो एक्सपेंस होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? सैंपल पे जब वर्क कर रहे हैं, जब सैंपल पे वर्क कर रहे हैं, सैंपल पे वर्क करते हुए मुझे आप इतना इतना बताया सिर्फ कि आपका जो एक्सपेंस अप्लाई होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा एग्रीगेट में? हाँ, सैंपल पे। इंडिविजुअल पे काम करने में आपके पास एम्प्लॉयज ज्यादा होने चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयज ज्यादा होने चाहिए।
अगर एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं तो आप किस पे काम कर सकते हो, आप एग्रीगेट पे काम, इंडिविजुअल पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पे काम नहीं करना चाह रहे, आप सैंपल पे काम करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एक्सपेंस है वो कम अप्लाई होगा। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट और जो और बनेगा, मजीद बना सकते हैं हम इसके अंदर, कि अगर एक बात बताओ मुझे कि हम कहते हैं कि टॉपिक अप्लाई करते हैं, हमने कहा कि हम अप्लाई करते हैं कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, इसी से एक और खुसूसियात निकलती हैं कि टाइम फैक्टर भी बचता है। टाइम का जो फैक्टर होता है वो भी तो बचता है। अगर आप इंडिविजुअली काम ज़्यादा करेंगे तो उसका मतलब आपके पास टाइम जो होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा, बनिस्बत किसके, सैंपल के थ्रू। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सैंपल पे काम कर रहे हैं तो आपका टाइम भी कम खर्च हो रहा है और आपका एक्सपेंस दोनों जो है वो कम खर्च हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आपकी बात जो यहाँ पे बड़ी क्लियर हो गई कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात क्या करना चाह रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि वो स्टेटस आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट पे काम कर रहा है, जो भी जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो एग्रीगेट को शो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब एवरेजली काम होता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि हमारा जो एवरेज मंथली खर्चा है, जो खर्चा है वो हमारा मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपीज़ है, तो हमारा एक्सपेंस जो 1 लाख रुपीज़ है, तो सम टाइम वो हम कहते हैं हमने एवरेज निकाल दिया। सम टाइम 80,000 भी होता है, सम टाइम आपका 1,20,000 भी होता है, सम टाइम आपका 130 भी होता है, 150 भी होता है, सम टाइम आपका 70 भी हो जाता है। तो मतलब कि आप इन सबको अगर आप एवरेज निकाल देंगे तो आपके पास एक एक फिगर एक ऐसा आ जाएगा जिसको आप प्रेजेंट करके कह सकते हैं कि मेरा जो मंथली एवरेज एक्सपेंस है वो इतना है। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स तो मैंने पहली पॉइंट से निकाल दिए। 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको पहले पॉइंट से निकाल दिए, ये पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, statistics are affects to a market extend by multiplicity of causes। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे। हम्म। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट देखो, पॉइंट टू पॉइंट देखें आप। स्टैटिस्टिक्स आर effects affected to a market extent। so what is the meaning of statistics are affected। स्टेटिस जो है वो अफेक्ट करती है किससे, टू अ मार्केट, मार्क एक्सटेंड, मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो अफेक्ट कर रही है किस पे, मार्क एक्सटेंड पे, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज आते हैं। जो जैसे कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके एक से ज्यादा शहर पे मुतासर होता है। एक से ज्यादा शहर पे मतलब कि सिटीज पे हम बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई एक सिटी अफेक्ट करती है तो उसका मतलब जो हुआ कि क्या वो पूरा सैंपल अफेक्ट करेगा, पूरा सैंपल अफेक्ट करेगा। अगर मैं एक बात करता हूँ मिसाल के तौर पे कि मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया था, वो मैंने सैंपल कलेक्ट किया, मैंने 5 हमने कहा कि कराची से डाटा कलेक्ट किया, हमने लाहौर से डाटा कलेक्ट किया, इस्लामाबाद से कलेक्ट किया, और सम टाइम जो हम डिफरेंट जगहों से कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें जो हम अगर मिसाल के तौर पे किसी एक पे हमने एवरेज सही नहीं निकाला, किसी भी सिटी का एवरेज सही नहीं निकाला, तो क्या उसकी कॉजेज जो हैं, उसकी कॉजेज हैं वो अफेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे। तो दीज आर द, जो ये खसूसियात हैं वो क्या है कि वो अफेक्ट करते हैं। अगर हम 5 शहरों में से हम बात करें, अफेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, हम कम करने की बात करें, हम उसको ज्यादा कर दें कि हम जो है हमारे पास 5 सिटीज, हमने कह दी कि हमारे पास 5 शहर हैं, हमने कहा कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे दी इसको।
और हमने कहा कि हम कराची से ही अपना टारगेट अचीव कर लें। अगर कोई कंपनी ऐसी है जैसे यूनिलीवर है, कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है और वो कहती है कि मैं पूरे मुल्क में अपना जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 50,000 यूनिट्स जो हैं वो मैं मार्केट में क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और वो क्या हो जाए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सेल आउट हो जाए, ठीक है ना। अब उसने ये थॉट रखी है, वो ये थॉट रखता है, तो ये थॉट रखता है कि पूरे मुल्क से मैं 50,000 यूनिट्स जो हैं वो क्या कर लूं, सेल आउट कर दूं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर हमने सैंपल के तौर पे हमने कराची को लिया, इस्लामाबाद को लिया, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया से लिया, मुझे एक बात बताएं कि अगर कराची ही वालों ने वो 50,000 का यूनिट जो है वो बेच दिया, सेल आउट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप विन कर गए, आपका टारगेट अचीव हो गया। तो सैंपल से आपने क्या किया, सैंपल से आपने क्या किया, आपने कर दिया, इसको अचीव कर लिया। तो आपने कुछ सैंपल्स निकाले होंगे, आपने कुछ एम्प्लॉयज निकाले होंगे, सिलेक्ट किया होगा यूनिलीवर वालों ने। मिसाल तौर पे मैं कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिलीवर की बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इनके नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बनते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं और वो सेल आउट होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो फिर उस पर जो वहाँ पे हमने कहा कि इस कॉजेज की वजह से हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारा एक प्लस पॉइंट है ना। कॉज का मतलब भी थोड़ी है कि आपका मतलब कि लॉस की ही बात हो। कॉस्ट तो मतलब ये हुआ ना कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, आप उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है माइंड? इसमें कोई मसला? सेकंड पॉइंट में, अच्छा जैसे अच्छा इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। तो क्रिकेट मैच के लिए आपको टीम चाहिए। वो टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट सिटीज के होते हैं, वो डिफरेंट सिटीज के होते हैं। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग गांव गांव से लेके आ रहे हैं उसको। इरफान खान, कौन था इरफान था बॉलर, कौन था लंबा सा जो था, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, इरफान ही शायद नाम था उसका। तो वो भी एक बहुत मतलब कि लोअर क्लास था, और जो है वो उसको टीम में लेके आया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। मैं ये कहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि एक टीम के अंदर क्या सिर्फ कराची के लोग हैं? नहीं, कराची के लोग तो नहीं है। उस टीम के अंदर हमारे पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, डिफरेंट शहर से, डिफरेंट सिटीज से हमारे पास क्या हुआ, डाटा कलेक्ट हुआ, टीम बनी, ठीक है ना, टीम बनी। और टीम बनने के बाद हमने अपनी 14 प्लेयर्स की टीम बना दी, ठीक है ना। अब हम खेलने जा रहे हैं, हमने कहा भाई अब जो है हमारे पास 14 प्लेयर्स हैं टोटल, हमें इसमें सेलेक्ट करने कितने, हमने कहा इसमें से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो हमारे ये बात तो फिक्स नहीं है ना कि ये यही 11 खेलेंगे, मतलब जो सिलेक्ट पहले एक दफा कर लिया 11 प्लेयर्स वही खेलेंगे 11 प्लेयर्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम वेरिएशन लेके आ सकते हैं, हम 14 प्लेयर्स इसलिए लेके जाते हैं ताकि उसके अंदर कोई वेरिएशन लेके आ सके, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है तो उसके लिए जो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम कहें पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच है तो उसके लिए हम जो टीम जो 14 प्लेयर्स हैं उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे वो डिफरेंट करेंगे। मतलब कि जो ग्राउंड में प्लेयर्स भेजेंगे वो डिफरेंट प्लेयर्स भेजेंगे। सिलेक्शन जो हो रही है वो वेरी करेगी, डिपेंड ऑन कंडीशन। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, यहाँ पे एक भी हमारे पास कोई भी वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि इस कंडीशन के अंदर हम 14 प्लेयर्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे प्लेयर्स खेल रहे होंगे उन तमाम मैचेस में जो उससे पहले हो चुके हैं, तो उन प्लेयर्स को हम क्या करेंगे, इस टीम में खिलवाएंगे, मैच खिलवाएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो दिस इज द वे कि आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स आपने कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, आपने डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है वो आप जो है वो अफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर,
मल्टीसिटी पे, कि अब जो मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी किसी ने, किसी एक प्लेयर ने, आफरीदी ने कर दी, तो आफरीदी अब जो है वो कराची का कहलाता है। पहले तो वो अपना पेशावर कहलाता था, लेकिन अब बोलता भाई अब जो है आफरीदी जो है वो कराची का होकर रह गया है। तो अब जो मशहूर प्लेयर है वो कराची का शाहिद आफरीदी है। ठीक है, वो कभी कराची की तरफ से खेल रहा होता है, कभी आईपीएल के अंदर पता नहीं कहाँ दूसरी कोई पेशावर में खेलता है, कभी कोयटा में खेलता है, जहाँ पे डिमांड होती है वहां पे खेलता है वो अपना मैचेस। ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या एग्जाम्पल्स आपके पास आती हैं, जरा सोचें आप उसको, और उन एग्जाम्पल्स को आप सोचें। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। मतलब मैं अगर मैंने अभी 2 पॉइंट निकाले और 2 पॉइंट में से मैंने आपको तकरीबन कितनी एग्जाम्पल्स निकाल के सामने रख दी हैं आपके। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, statistics are represented numerically। ठीक है ना, कि स्टैट्स का जो आंसर होता है वो न्यूमेरिकली होता है। ये अभी आपके कोर्स तक है, ये मतलब ये जो इंटरबेस का कोर्स है ना, वो इंटरबेस के कोर्स तक ही है ये। ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला अजीज आप यहाँ पे एक टॉपिक करेंगे अपना हाइपोथेसिस का। ठीक है ना। उसकी पूरी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेस होती है, उसकी पूरी कैलकुलेशन क्या होती है, न्यूमेरिकल बेस होती है। ठीक है ना। उसमें पॉपुलेशन से भी काम होता है, उसमें सैंपल से भी काम होता है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ों पे काम होता है आपका, और उसमें प्रोबेबिलिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो डिफरेंट आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं न्यूमेरिकली, आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप उस कुछ चीज़ों को मिक्सअप कर रहे होते हैं, आप उसकी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। और फिर जब हम उसको मार्केट से कंपेयर करते हैं, कि हमने कहा कि एक प्रोडक्ट मार्केट में, अब मैं चलो अगर मैंने एक पॉइंट छेड़ ही दिया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उस टॉपिक में होता है क्या है। उस टॉपिक में ये होता है कि एक कंपनी जो है वो मिसाल के तौर पे दुनिया भर में उसका स्टैंडर्ड रेट जो है वो 50 रुपीज़ है। दुनिया भर में उसका स्टैंडर्ड रेट जो है वो, अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो वो 50 रुपीज़ का बन रहा है। ठीक है ना। अगर उसकी जो मार्केट में प्राइस 50 रुपीज़ है, आप भी उस जैसे ही कोई चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप भी उस जैसे ही कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट में अगर वो सेम चीज होगी, बिल्कुल सेम चीज होगी, बिल्कुल सेम चीज होगी, और कोई भी फर्क नहीं होगा, ना तो उसके वर्किंग में, ना ही उसकी किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है, सिर्फ नाम चेंज है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि मार्केट में वही चीज, सेम चीज 50 रुपीज की सेल आउट हो रही है। ठीक है ना। और बिल्कुल सेम वैसे ही चीज आपने बनाई, और आपने मार्केट में क्या किया, उसको पब्लिश किया कि भाई मैं इसको 40 रुपीज का सेल आउट करूंगा। मैं इसको कितने रुपीज का करूंगा, 40 रुपीज का सेल आउट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पहले तो आप, पहले तो जो भी कस्टमर होगा वो एक सैंपल लेगा, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट परचेस कर लेगा हम आपका, और वो कहेगा कि यार इसको चेक करते हैं, प्राइस दोनों की सेम लग रही है, प्राइस तकरीबन जो है वो सेम ही है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि भाई हाँ नहीं हम 50 वाले ही लेंगे, लेकिन अगर आप 30 रुपीज का उसको रखें, मार्जिन रख दें, अगर आप उसका मार्जिन रख दें, 30 रुपीज का मार्जिन रख दें, आप कहते हैं कि भाई मैं 30 रुपीज का सेल आउट करूंगा, तो फिर कस्टमर वहां पे सोचेगा, कस्टमर वहां पे सोचेगा कि एक ही सेम प्रोडक्ट है, और वो सेम प्रोडक्ट, एक चीज है 30 रुपीज की और एक चीज है 50 रुपीज की। ठीक है ना। तो पहला काम तो वो ये काम करेगा कि वो क्या पता एक दफा वो उठा ले 30 रुपीज वाला, और घर जाके चेक करे, और बिल्कुल देखा उसने कि भाई जो चीज थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी की जो मैं पहले यूज करते हुआ आया 50 रुपीज वाली। तो अब नेक्स्ट टाइम वो मार्केट में जाके उसकी डिमांड करेगा, नेक्स्ट टाइम जाके उसकी क्या करेगा, डिमांड करेगा कि भाई मैंने जो 35 रुपीज वाली चीज परचेज की थी वो मार्केट में थी, यहाँ पे यहीं पर रखी हुई थी, कहाँ गई। तो मार्केट मॉल वाला जो जैसे मार्ट्स वाले होते हैं, वो बोलते हैं सर सेल आउट हो गए, सर सेल आउट हो गई। क्यों सेल आउट हुई भाई, क्यों सेल आउट हुई, क्योंकि आपने जो चीज बनाई है वो उसकी जो दूसरी चीज, सेम चीज जो थी वो मार्केट में 50 रुपीज की थी। अब आप जो सेंड कर रहे हो वो आप सेंड कर रहे हो किसमें, 30 रुपीज में। अब जाहिर सी बात है क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है,
तो जाहिर सी बात है 30 रुपीज वाला परचेस करेगा ना इंसान, 50 रुपीज वाला तो परचेस नहीं करेगा। तो इट्स मीन कि इस कंडीशन में आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, सिर्फ इतना बता दो मुझे। ऐसी कंडीशन में आपके पास जो है वो कंडीशन में आपकी चीज जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। आपने एक चीज थी 50 रुपीज की, ठीक है ना, आपने उसको 30 रुपीज वाला बना दिया, सेम आपने प्रोडक्ट बनाया और वो 30 रुपीज का बनाया, ठीक है ना, और जो मार्केट में सेल आउट के लिए दिया वो बनाया नहीं, आपने सेल आउट के लिए दिया वो कितने का, 30 रुपीज का सेल आउट के लिए दिया। तो लोगों ने जो लोगों को राय मिलती है, हाँ भाई मार्केट में प्रोडक्ट आई हुई है, मार्केट में प्रोडक्ट आई हुई है, तो जो लेबर्स खड़े हुए होते हैं उनसे पूछते हैं हाँ भाई दोनों में क्या फर्क है, बोलते हैं सब नाम का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो वो एक दफा वाकई मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैं जब जाता हूँ परफ्यूम्स के लिए, तो जो मुझे एक आध परफ्यूम समझ में आ जाता है, तो मैं घर पे आके चेक करता हूँ, पहले लास्टिंग वगैरह चेक करता हूँ, उस लास्टिंग क्या है उसकी। तो लास्टिंग देखता हूँ, जिसकी ज्यादा अच्छी लास्टिंग है और जो परफ्यूम ज्यादा अच्छा है वो, चाहे वो जितने का भी हो, तो मैं फिर क्या करता हूँ, नेक्स्ट डे फिर मार्केट जाता हूँ और देखता हूँ कि वो प्रोडक्ट मार्केट में है कि नहीं। जैसे ही वो देखता हूँ, वहाँ पे सैंपल के तौर पे वहाँ पे दो, एक टेस्टर रखा हुआ था और दो प्रोडक्ट और थी, मतलब कि दो परफ्यूम्स की सेम ना उसकी बॉटल्स रखी हुई थी प्रीवियस डे, यानी एक दिन पहले जिस दिन मैं उसको टेस्टर के तौर पे लगा के आया था, ठीक है ना। उस वक्त दो बॉटल रखी हुई थी सेल आउट होने के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि वो मार्केट में अभी जो है वो आपको पता है हालात ऐसे हैं कि कंडीशन बाय कंडीशन चेंज होती रहती है चीज़ें। तो कंडीशन में ये हुआ कि वो दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा थी पीछे और सामने टेस्टर रखा हुआ था, टेस्टर को मैंने लगाया, टेस्टर जो मैंने लगाया था वो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मैं मार्केट गया तो वो मार्केट में था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। तो उसने मुझसे बोला कि सर एक और चीज़ है, वो मतलब वो जे डॉट की सीरीज के अंदर है और जो है आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैंने कहा दिखा दो भाई। लेकिन दोनों की जो प्राइस में फर्क था, वेरिएशन थी, वो बहुत ज़्यादा था। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो 4000 का था और जे डॉट की जो चीज़ थी वो 8000 समथिंग कुछ इस तरह की थी। तो वो मैंने परचेज नहीं किया। तो मैं वहाँ कंडीशन में क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो इसी तरह से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं आपको, जैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, स्टेटस आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। आपके कोर्स तक तो वो एक्सप्रेस न्यूमेरिकली है, लेकिन जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो फिर वहां पे आपका जो आंसर होगा ना, वो आंसर में सिर्फ इतना पूछेगा, बताएं बताएं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। बताएं मार्केट में आपकी जो चीज है वो एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। अब मुझे बताओ, क्या आप इसको नंबर से प्रेजेंट करोगे? क्या आप इसको नंबर से प्रेजेंट करोगे, करेंगे नंबर से प्रेजेंट कि ये एक्सप्रेस हुआ है न्यूमेरिकली, मार्केट में, मार्केट में के अंदर वो कामयाब हो गया, इसको नंबर से प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, नंबर से प्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर किस तरह प्रेजेंट करोगे? जब नंबर से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो फिर किस तरह से प्रेजेंट करोगे कि मार्केट में आपकी चीज एक्सेप्ट हुई है रिजेक्ट हुई है? आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे उस चीज को? कोई स्टेटमेंट लिख के, शाबाश, कोई स्टेटमेंट लिख के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकली आपके अभी इंटर तक के लेवल के अंदर है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो होता है, कैलकुलेशन, फॉर्मूला वॉर्मूला तमाम चीजें, फॉर्मूले में वैल्यू प्ले आपने पेश कर दिया, आपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी, प्लेस करके आपने पूरा कैलकुलेट भी कर लिया। देन उसके बाद फिर कंपैरिजन होता है कि आपने जो कैलकुलेट किया वो क्या है और दुनिया भर में जो था उसका उसके एक्यूरेसी क्या है, दोनों कंपेयर करते हैं। अगर आपकी वैल्यू जो मार्केट से कम में आई तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट से वैल्यू का मतलब कि अगर आपकी प्राइस जो मार्केट से कम हुई तो मार्केट में क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू मार्केट से ज्यादा हुई, आपकी जो प्राइस है वो मार्केट से ज्यादा हुई, इट्स मीन वो मार्केट में क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, इस चीज को न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो आप इस पॉइंट को, मेरी मेरी इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे कि जो मैंने बात बोली है वो टॉपिक में एक टॉपिक है, वहां पे उसमें आएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? 3 पॉइंट्स में से मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन,
स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ी, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ी कि जो है स्टैटिस्टिक्स की खुसूसियात है कि वो एक सिस्टमैटिक मैनर में चलता है, ठीक है ना, उसका कोई सिस्टम है। ये हमने फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत डीपली इसको डिस्कस किया था और जो है हमने उस पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ऐसे ही ना। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो आपकी डेफिनेशन थी साइड से कि हम जो है सैंपल निकालते हैं, मतलब उस पर हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, statistics are estimated according to reasonable standard of accuracy। मैंने आपको पहले ही एक बात बोली थी, मैंने आपको पहले ही एक बात बोली थी कि स्टैटिस्टिक्स का जो आंसर है, जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो हम सैंपल से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हम पॉपुलेशन से तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कैलकुलेट किससे कर रहे हैं, सैंपल से कर रहे हैं। अगर हम सैंपल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो रीजनेबल होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। अगर मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काम करूं, पॉपुलेशन पे काम करूं, पूरे तमाम डेटा पे काम करूं, तो फिर तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो एक्यूरेट हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें, तो फिर सैंपल पे बात करें, जब हम सैंपल पर वर्क कर रहे हैं, सैंपल पर वर्क करने पे आपका जो आंसर जो आता है वो एक्यूरेट नहीं आता, वो क्या आता है, रीजनेबल आता है। ठीक है, मैंने कहा था ये पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये पॉइंट जो है वो आपके एमसीक्यूज में बहुत दफा आ भी चुका है। इसकी एग्जाम्पल, अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, इसकी एग्जाम्पल्स हाइट हो सकती हैं। पूरी क्लास की मैं अगर हाइट निकालने बैठूं तो पूरी क्लास की अगर हाइट निकालने बैठे तो मुझे उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा लगेगा। मैं हर इंडिविजुअली हर बच्चे से हाइट उसकी पूछूंगा, उसकी हाइट क्या है, एंड देन उसके बाद जो है फिर जो मुझसे जो पूछना है कि भाई आपकी क्लास की हाइट क्या है बताएं, तो मैं पूछूंगा एकदम, एक मिनट रुको, मैं पहले तमाम लोगों से पूछ लूँ। तमाम लोगों से पूछा मैंने, उनका फिर एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद फिर कैलकुलेट किया, फिर निकाल कर बताया भाई इतना ये हाइट आ गई। तो ये तो एक्यूरेट हाइट आपकी एवरेज वैल्यू होगी। लेकिन बंदा आया मुझसे पूछने के लिए, सर आपकी क्लास की एवरेज हाइट क्या है, जो आपके बच्चे बैठे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, तो मैं सिंपली मैं क्या करूंगा, सैंपल के तौर पे 5-6 बच्चों को देखूंगा, और देखने के बाद अपना जो एक अंदाजा होता है वो अंदाजा लगा दिया कि क्लास की जो बच्चों की हाइट है वो 5'8" है, 5'7" है, 5'9" है, 5'10" है। ठीक है ना, तो इस चीज के अंदर थोड़ी सी वो आती है कि आंसर एक्यूरेट नहीं होता, वो रीजनेबल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, statistics must be collected for a predetermined purpose। अब इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कोई मतलब बताए। हम कहते हैं कि statistics must be collected for a predetermined purpose, तो इट्स मीन कि हम जो भी कलेक्शन कर रहे हैं उसकी डिटर्मिनेशन जो थी वो पहले ही से हम डिटर्मिनेट कर चुके होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई होता है फॉर प्रिडिक्शन के लिए। फॉर प्रिडिक्शन के लिए जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो फॉर प्रिडिक्शन के लिए किया है। ठीक है ना, आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने कहा मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, और जो है वो सारी चीजें जो है वो मेरे प्रोजेक्ट में काम आएंगी। ठीक है, पहले आपने क्या कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, कि किसके लिए किया, आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि मुझे ये काम करना है। ठीक है ना, वो काम हुआ नहीं था, वो काम अभी हुआ नहीं था, वो काम करना था, तो करने के लिए ही आपने पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। ठीक है ना,
अगर वो काम हो चुका होता तो फिर प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं होता ना। हमने तो पहले कह दिया प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब ये हो गया कि अभी हमने डिटर्मिनेशन जो है वो हमने की नहीं है, हम उससे पहले ही डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, statistics must be placed in relation to each other। स्टेटिस्टिक्स की जो चीजें हैं वो एक दूसरे से बहुत लिंक करती हैं, बिल्कुल स्टेटिस्टिक्स की चीजें बहुत सारी लिंक करती हैं। क्यों लिंक करती हैं, कोई वजह बताएगा मुझे? कोई एग्जांपल देते हैं, कोई इस तरह की एग्जांपल दे दो कि मतलब कि जो चीजें हैं वो किस तरह से लिंक करती हैं। क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट था ये, सबसे पहला पॉइंट जब हमने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ये बात बोली थी कि स्टैटिस्टिक एक स्टैटिशियन हमेशा काम किस पे करता है, सैंपल पे काम करता है। एक स्टैटिशियन हमेशा काम किस पे करता है, सैंपल पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जहां कहीं सैंपल पे काम हो रहा होगा, जहां कहीं सैंपल पे काम हो रहा होगा वो, और उस सैंपल को देखते हुए आप प्रिडिक्ट कर रहे होंगे पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना। जहां कहीं सैंपल पे काम हो रहा होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी जगह पे, जहाँ कहीं भी, किसी भी जगह पे, जहां कहीं भी सैंपल पे काम हो रहा होगा फॉर पॉपुलेशन के लिए, कि सैंपल पे काम करके और प्रिडिक्शन करें किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, कि हमारी पॉपुलेशन भी ऐसी ही होगी। हमने टेस्ट कंज्यूम किया और कुछ लोगों का टेस्ट करने पे हमने कहा कि हाँ भाई इन लोगों का भी ऐसे ही होगा कुछ आसपास। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि टॉपिक जो है वो रिलेट कर रहा है। अब ये बहुत सारी जगहों पे रिलेट हुआ, हमने हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके अंदर हमने तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर हमने ये ये पॉइंट लिखा कि स्टडी जो है वो रिलेट कर रहा है फॉर ईच टू ईच अदर। तो ईच अदर किस तरह से हुआ, जहां जहां सैंपल की बात होगी, कि सैंपल को देखते हुए आप पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, वहां वहां पे आप कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, क्लियर है? कोई मसला नहीं? ओके ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह we will discuss the further topic in next class. I think so. Today's is the topic for characteristic of statistics. Okay, so we'll be meet inshallah next topic. I think so that will be, नहीं अभी नहीं बता रहा, नहीं बताऊंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ के बैठ जाएंगे और जो है फिर उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सरप्राइज रखते हैं इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मस्ट बी रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ठीक है, टेक केयर भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।